नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आसमानी आफत से। आसमानी आफत ने भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। मेक्सिको और अफगानिस्तान से बाढ़ की हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से स्वात नदी में अचानक आई बाढ़ ने एक बड़े हादसे का रूप ले लिया है और एक ही परिवार के 18 लोग बह गए हैं। सबसे पहले आप पाकिस्तान से आई सैलाब की इन खौफनाक तस्वीरों को देखिए, जहां स्वात नदी में अचानक आई बाढ़ में एक ही परिवार के 18 लोग बह गए। बाढ़ में फंसे लोगों का हाल देखने के बाद वहां चीख पुकार मच गई। सैलाब का शिकार हुए ये लोग टूरिस्ट थे जो स्वात इलाके में घूमने आए थे। बताया जा रहा है कि मिंगोरा इलाके में दो परिवारों के सदस्य नदी किनारे नाश्ता कर रहे थे, तभी अचानक जल स्तर बढ़ गया और देखते ही देखते दोनों परिवार सैलाब में बह गए। नदी में फंसे लोगों की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पानी की तेज धार में बहे बच्चों को बचा लिया गया। पाकिस्तान के रेस्क्यू अधिकारियों के मुताबिक अब तक स्वात नदी से 7 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि बाकी लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम ने नदी के अगल बगल 5 हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। पाकिस्तान के बाद पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से आई बाढ़ की इन हाहाकारी तस्वीरों को देखिए, जहां भारी बारिश और बाढ़ के बाद एक गाड़ी सैलाब में बह गई, जिसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब में फंसे युवक को बाहर निकाला गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ ही मैक्सिको में भी आसमानी आफत ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश और बाढ़ ने मैक्सिको की सड़कों को नदी में तब्दील कर दिया है। सड़कों पर पानी की लहरें उठ रही हैं। पानी का सैलाब इस कदर उमड़ा है कि रिहायशी इलाकों में खड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं। आसमानी आफत का ये कहर न केवल मैक्सिको बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो करीब आधे हिंदुस्तान पर आसमानी आफत से हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक सैलाब तांडव मचा रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं नदियां और झरने उफान पर हैं। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक आसमानी आफत से लोग बेहाल हैं। आसमानी आफत का तांडव देखिए, सड़कों पर पानी की ये मनमानी देखिए। जिधर भी नजर जाती है सिर्फ सैलाब ही नजर आता है। चारों तरफ पानी का तांडव है जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आसमानी आफत की ये तस्वीर अरुणाचल प्रदेश की है, जहां सैपर कैंप में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। यहां बादल फटने के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखने के बाद ऐसा लगा जैसे मानो समंदर की लहरें पहाड़ों को छूने को बेताब हों। सैपर कैंप में बादल फटने के बाद इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सैलाब ने सड़कों को बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, यहाँ पावर स्टेशन में भी पानी घुस गया, जिसके बाद लोगों के लिए बिजली का संकट खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के हरदा में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें जलमग्न हैं और गांव का संपर्क टूट चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर नदियों को पार करने को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किए, लेकिन हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। आसमानी आफत से राजस्थान भी अछूता नहीं है। लगातार बारिश से पूरा राज्य खौफ में है। झालावाड़ और जैसलमेर में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर पानी का दरिया बह रहा है। कई फीट पानी जमा होने से लोग बेहाल हैं। जिधर देखो उधर ही सैलाब नजर आता है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। आसमानी आफत ने देश के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। प्रशासन और राहत टीमें प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लोगों से अपील की है कि सावधानी बरतें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में जल भराव की समस्या है, तो पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड में है, जहां बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर बड़ा भूस्खलन हुआ है और भूस्खलन के बाद आसपास के इलाकों में संपर्क टूट गया है, जिसके बाद लोग भारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में कुदरत का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। रुद्रप्रयाग की पहाड़ियां पत्थर तोड़ हाहाकार मचा रही हैं। चोटी से पत्थरों की बारिश हो रही है, जैसे जैसे पत्थर के टुकड़े नीचे आ रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर मलबे का ढेर लगा हुआ है। मशीनों की मदद से इसे हटाकर रास्ता साफ करने की कोशिश है। जेसीबी इस समय काम करते हुए उत्तराखंड में घुमावदार रास्तों पर जगह जगह ऐसे ही हालात हैं। लैंडस्लाइड के बाद कई जगहों पर लोग फंसे हुए हैं। सवाल है, गाड़ियां आ तो जाएंगी, आगे कैसे बढ़ेंगी? सड़क पर मलबा पड़ा है, पहिए थक चुके हैं। लोग रास्ता साफ होने का इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। पहाड़ों पर यह हर साल दिखने वाला मंजर है। अभी तो बारिश की शुरुआत भर है। बद्रीनाथ हाईवे ही नहीं, बाकी अहम सड़कों पर भी लैंडस्लाइड की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग में एक तरफ लैंडस्लाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ लगातार मूसलाधार बरसात के बाद कई नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदियों से निकला सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। अलकनंदा नदी के उफान की वजह से प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव गुफा मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गया, जिसके बाद भक्तों के लिए मंदिर में पूजा करना मुश्किल हो गया। वहीं बागेश्वर में भी मूसलाधार बरसात लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। यहाँ लगातार हो रही बरसात के बाद सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नदी के किनारे बसे लोग दहशत में हैं। उत्तराखंड में आसमान से बरसी ये आफत आगे भी लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करेंगे उस राज्य की जहां पर ट्रैफिक जैम लंबी हो गई है और जिंदगी छोटी है। खबर मध्य प्रदेश के देवास की है, जहां भीषण गर्मी में ट्रैफिक के महाजाम से लोग परेशान हैं, हैरान हैं। इस महाजाम के चक्कर में एक एम्बुलेंस भी आ गया और 3 लोगों की वहां मौत हो गई। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। भीषण जाम, लोग परेशान। जहां तक भी नजरें जा रही हैं, सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक। दूर तक नजरें जाती हैं तो सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आती हैं। तस्वीरें देखकर ही किसी को भी घबराहट हो सकती है। जरा सोचिए, जो इस महाजाम में फंसा है उसका हाल क्या होगा। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से महाजाम का चक्कर। ये वीडियो मध्य प्रदेश के देवास का है। ट्रैफिक का इतना बुरा हाल रहा कि 32 घंटे तक लोग यूं ही रेंगते रहे। कई किलोमीटर तक लंबे जाम में करीब 4000 से ज्यादा गाड़ियां रेंगती रही। इस भीषण ट्रैफिक जाम में बसें भी हैं, निजी गाड़ियां भी हैं, स्कूली बसें भी हैं और एम्बुलेंस भी इस भीषण जाम में जा फंसी। इस महाजाम का साइड इफेक्ट ये हुआ कि 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रैफिक जाम में सबसे पहले 32 साल के गार्ड की हार्ट अटैक से मौत हुई। 62 साल के किसान कमल पांचाल की भी हार्ट अटैक से मौत हुई, तो कैंसर मरीज बलराम पटेल की अस्पताल न पहुंच पाने से जान चली गई। डिलीवरी वाली महिलाओं को अभी बाइक पे बैठा के हमने उधर छोड़ा। आपने भी एक एम्बुलेंस को रॉन्ग साइड से निकालते हुए अभी निकाला, अस्पताल पहुंचा। पुलिस प्रशासन नहीं है यहाँ पे? पुलिस प्रशासन सब अस्त व्यस्त है। पूरी प्रशासन और ये ठेकेदार और इनकी लापरवाही एनएच हाईवे वाले की, जब पहले बोल चुके थे उसके बाद भी इन्हें उस पर ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से आज ये परेशानियां बढ़ी है। यहाँ से 7 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। स्कूल के बच्चे परेशान हो रहे हैं। स्कूल की बस आती है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, जब तक स्कूल में वापस जा नहीं पाते हैं बच्चे। और एम्बुलेंस फंस रही है, उनको हम उठा कर पेशेंट को लेकर जा रहे हैं और आगे लेकर जा रहे हैं। अभी एक डिलीवरी वाली महिला को लेकर गए आगे। हैरानी की बात यह है कि इस भीषण ट्रैफिक जाम को संभालने के लिए सिर्फ मौके पर 4 पुलिस वाले ही मौजूद रहे। वो भी ट्रैफिक खुलवाने के बजाय वीडियो बनाने और सड़क पर बैठकर बतियाने में लगे रहे।
लेकिन अफसरों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं। दरअसल जाम लगने की 3 मुख्य वजह हैं। पहली, टूटी फूटी सर्विस लेन में ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। मांगलिया में रेलवे ओवरब्रिज और अर्जुन बाड़ौद के 6 लेन ब्रिज पर जाम की स्थिति बनी, तो धीमी गति से निर्माण के कारण बरसात से पहले 2 ब्रिज के मुख्य मार्ग बंद कर दिए गए और ट्रैफिक को सर्विस लेन पर मोड़ दिया गया। जाहिर है इस खराब व्यवस्था के लिए प्रशासन जिम्मेदार है, जिसकी वजह से ये हालात बने। अरविंद चौक से देवास, मध्य प्रदेश, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर दिल्ली की, जिसमें एक बार फिर शख्स के मर्डर से सनसनी है। कहा जा रहा है कि बात सिर्फ इतनी हुई कि मृतक की स्कूटी ने हल्के से आरोपियों को छू लिया और नतीजा युवक को अपनी मौत से इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। चला गया, बच्चा तो चला गया रे भाई। इस घर में सिर्फ आंसुओं का सैलाब है, दिल में दर्द है, अपने बच्चे को पुकारती सांसें हैं जिसकी डोर छूट गई। वो हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ गया, अपनों से मुंह मोड़ गया। मैं क्या बोलूं? 20 साल के यश से सिर्फ इतनी गलती हुई थी कि उसकी स्कूटी का मिरर मोहल्ले में रहने वाले एक युवक से हल्का सा टच हो गया और ये बात युवक को नागवार गुजरी। पहले थोड़ी बहुत बहस हुई, फिर आरोपी युवक और उसके 2 दोस्तों ने यश की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। एनडीटीवी की टीम उस जगह पर पहुंची जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली के शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी इलाके में बीते शुक्रवार शाम 8 बजे के करीब एक हत्या हो गई। यह हत्या 21 वर्षीय यश की हुई और इसी वक्त हम एक क्राइम स्पॉट पे हैं। ये क्राइम स्पॉट जहां पर ये सर्कल आप देख रहे हैं, यहीं पे ही यश को मारा गया था। ये खून के धब्बे भी हैं जो दिख रहे हैं और यहाँ पर पुलिस ने इसको, अभी क्राइम स्पॉट इस वजह से इसको बैरिकेडिंग लगा के रखा है ताकि यहाँ पे डिस्ट्रॉय ना किया जा सके। बताया जा रहा है कि एक मामूली सा विवाद था कि एक स्कूटी को धक्का दे दिया गया था। यश की जो स्कूटी थी वो जो आरोपी हैं उनके आरोपियों के उससे टच हो गई थी और उसी का बदला लेने के लिए इन लोगों ने यश को कल रात को उनके साथ मारपीट की और फिर बताया जा रहा है कि चाकुओं से उसके पीठ में गोदकर हत्या कर दी। दिल्ली के सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिजनों ने इस कत्ल के पीछे पुरानी रंजिश का आरोप लगाया है। हमारे पैदा होते के साथ ही हम बड़े होते जाए हैं। जैसे जैसे हमने देखा है तो यहाँ पर पूरा माहौल बिगड़ गया है। हर घर के अंदर हर बच्चा कोई ना कोई क्राइम कर रहा है। जरूरी नहीं कि अगर वो मर्डर कर रहा है तो वो क्राइम है, अगर वो ड्रग्स डील कर रहा है तो वो भी क्राइम है एक तरीके का। क्या यश की हत्या के लिए साजिश रची गई? क्या रोडरेज वाली घटना सिर्फ एक बहाना थी? हालांकि यश की मां का कहना है कि यश को साजिश के तहत मारा गया है। यश की दोस्ती एक लड़की के साथ थी, लड़की दूसरे समुदाय से थी। मां के मुताबिक लड़की के परिवार वालों ने यश के पिता को काम करने के दौरान एक फैक्ट्री में जान से मारने की धमकी भी दी थी। फिलहाल सूचना पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और सच की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अश्विनी सिंह, दिल्ली, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त एक अहम खबर, आईएसआईएस के इंडिया हेड साकिब नाचन की ब्रेन हेमरेज से मौत हुई है। वो पिछले साल तिहाड़ जेल में था और फिर इलाज के लिए उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महाराष्ट्र के ठाणे जिले का रहने वाला साकिब नाचन प्रतिबंधित संगठन सिमी का पूर्व पदाधिकारी था। उस पर 2002-2003 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट करवाने का आरोप था। इस मामले में अदालत ने उसे और उसके भाई को 10 साल की सजा सुनाई थी। साल 2017 में सजा काटकर जेल से छूटने के बाद उस पर आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ने के आरोप लगे और 2023 में एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। और हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, इस खबर से एनआईए के केसेस में किस तरह का असर? देखिए, असर तो पड़ेगा क्योंकि जो ट्रायल चल रहे थे वो बंद हो जाएंगे क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो उसकी मौत हो गई है। और ये जो साकिब नाचन था ये पूरे इंडिया का आईएसआईएस का हेड था और 2017 के बाद से ही लगातार ये आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था
और लगातार यहाँ पर भारत में तमाम जो गतिविधियां हैं जिसमें ISIS के लिए युवाओं को रिक्रूट करना, कट्टरपंथी उन्हें बनाना और इस तरह से लोगों को मोटिवेट करता था। तो 10 साल तक ये जेल में रहा। मुंबई में जो 2002 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे उस मामले में 10 साल की सजा हुई थी और उसके बाद ये 10 साल जेल में रहा। जेल से आने के बाद 2017 के बाद से जो इसकी गतिविधियां थी वो ISIS को लेकर थी, जिसमें ये लगातार उन तमाम जो युवा थे उनको मोटिवेट करके रिक्रूट कर रहा था। तो 2023 में से NIA ने गिरफ्तार किया था, 2025 से ये तिहाड़ जेल में था, लेकिन कल इसकी तबीयत अचानक से बिगड़ी। इसको उसके बाद जो तिहाड़ जेल के लोग हैं वो इसको लेकर सफदरजंग अस्पताल गए, जहां पर ब्रेन हेमरेज से आज सुबह इसकी मौत हो गई है। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए मुकेश सिंह सेंगर आपका। बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद जहां एक तरफ पूरा देश शोक में डूबा था, वहीं एयर इंडिया की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AISATS ने ऐसा कारनामा किया कि सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 12 जून 2025। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही एक मेडिकल हॉस्पिटल की इमारत से टकराई और नतीजा 270 से ज्यादा जिंदगियां खामोश हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद जब पूरा देश शोक में डूबा था तो कुछ लोग तो जश्न के मूड में थे और डीजे की धुन पर थिरक रहे थे। ये लोग कोई और नहीं बल्कि एयर इंडिया की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AISATS के कर्मचारी थे। सोशल मीडिया पर वायरल AISATS कर्मचारियों के डांस करने की तस्वीरें गुरुग्राम ऑफिस की है। बताया जा रहा है कि ये पार्टी उस हादसे के कुछ ही दिनों बाद हुई जब अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। अब जरा सोचिए, एक तरफ विमान हादसे के बाद परिवार अपनों के शवों का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोई ऑफिस में डीजे बजाकर ठुमके लगा रहा हो। क्या यही हमारी सबसे बड़ी एयरलाइंस की संवेदनशीलता है? AISATS के कर्मचारियों का डांस करने का ये वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर तूफान आ गया और हादसे के बाद भी कर्मचारियों के डीजे, डांस और ढोल नगाड़े के साथ मस्ती के बाद सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए और एयर इंडिया को जमकर ट्रोल किया। विमान हादसे के बाद कर्मचारियों के डांस के मामले ने तूल पकड़ा तो AISATS भी हरकत में आ गया और पार्टी करने वाले अपने 4 सीनियर अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया और बाकी कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए इस हरकत पर खेद जताया। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं कोलकाता में छात्रा से रेप के मामले की। इस सनसनीखेज वारदात के चौथी आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वारदात के बाद बीजेपी आर पार के मूड में आ गई है। कोलकाता की सड़कों पर सियासी संग्राम मचा है। एक तरफ ममता बनर्जी की पुलिस है तो दूसरी ओर बीजेपी के नेता और उनके समर्थक। फिर एक छात्रा से रेप की वारदात के बाद देश के सियासी माहौल में गर्मी है। बीजेपी सड़क पर प्रदर्शन कर रही है और कटघरे में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बंगाल में ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं और ना ही सूबे में महिलाएं, छात्राएं शिक्षण संस्थानों में सुरक्षित हैं। महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं, मगर उसका अर्थ ये नहीं है कि महिलाओं के साथ इस जघन्यता के साथ गैंगरेप हो और उसे जस्टिफाई किया जाए। यदि कल्याण बनर्जी और टीएमसी और ममता बनर्जी जी का यह मामला, इस मामले के बाद यह मानना है कि हर महिला के पीछे पुलिस नहीं लगाया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे कहाँ जा रहा है। लॉ कॉलेज में खुलेआम एक विद्यार्थी का बलात्कार होता है यूनियन लीडर के द्वारा, वो भी टीएमसी का। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर का ऊपर बलात्कार होता है। चुनाव के बाद सारे आम नागरिक का ऊपर बम मारा जाता है, एक लड़की की मौत होती है। ममता बनर्जी को दिखता नहीं है सब, अगर ये उजागर हो गया तो उसको बचाने में आ जाते हैं। महिला अस्मिता के प्रति ये सबसे बड़ा मुझे लगता है अपराध है, और मैं बड़ी ताज्जुब में हूँ कि वहाँ पर एक लेडी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, जो जिनसे अपेक्षा नहीं करी जाती है। 10 मंथ्स पहले भी उनके स्टेट में इस तरीके की घटना हुई, और आज बड़ी दुखद बात है कि हमारे बीच में फिर इस तरीके की घटनाक्रम आ रही है। मेरा बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी टीएमसी से जुड़े हुए हैं। आरोप लगने के बाद टीएमसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका जवाब दिया। 10 বার ঘটনা চূড়ান্ত নিন্দনীয়। মাননীয় মন্ত্রী আমাদের এখানেই আপনাদের সামনেও রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, জিরো টলারেন্স। তৃণমূল একটা দল শীর্ষ নেতৃত্বে থেকে প্রত্যেকটা কর্মী বলেছে নিন্দার, ধরা হোক, তদন্ত হোক, ফাঁসি হোক। উই ওয়ান্ট জাস্টিস। প্ল্যাকার্ড ধরতে হয়নি, পুলিশ তুলে নিয়েছে। আজকেও कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में हुई गैंगरेप की वारदात ने पूरे बंगाल को झकझोर कर रख दिया है। इस वारदात में चौथा आरोपी भी पुलिस के शिकंजे में आ गया है। ताजा गिरफ्तारी ने इस केस की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। गार्ड पिनाकी बनर्जी को कस्बा पुलिस स्टेशन ने कई घंटों तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कथित गैंगरेप के समय गार्ड पिनाकी बनर्जी वहां मौजूद था। आरोपी के कहने पर वो गार्ड रूम से बाहर चला गया और पीड़िता को अकेला छोड़ दिया। आरोप है कि पीड़िता के बार बार मदद के लिए गुहार लगाने के बावजूद भी उसकी मदद नहीं की। इससे पहले लॉ कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा से गैंगरेप केस में मेडिकल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट में पीड़िता के सभी दावों की पुष्टि हुई है। जांच में पीड़िता के शरीर पर दांत काटने के निशान हैं, नाखूनों की खरोंच और गैंगरेप के सबूत मिले हैं। इस केस में 3 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से कॉलेज का एक पूर्व छात्र है, जबकि 2 मौजूदा छात्र शामिल हैं। कोलकाता से श्रेयसी घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा चर्चा में रहते हैं। कभी वो लड़ते देशों के बीच सीज फायर का ऐलान कर देते हैं तो कभी धमकियां देते हैं। अब एक डिटेंशन सेंटर को लेकर ट्रंप चर्चा में है। कहा जा रहा है कि फ्लोरिडा में बन रहा ये डिटेंशन सेंटर बेहद खतरनाक है और यहां अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को रखा जाएगा। अब ये डिटेंशन सेंटर कितना खतरनाक है और विवाद क्यों हो रहा है, इसी को समझते हैं। दक्षिणी फ्लोरिडा में तैयार हो रहा है ये डिटेंशन सेंटर मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहुत करीब है। लोग इसे एलिगेटर एल्काट्राज कहते हैं क्योंकि यहाँ मगरमच्छों की भरमार है। आसपास खतरनाक जानवर हैं, कई विलुप्त हो रहे स्पीशीज यहाँ बसती हैं। यहाँ की जमीन दलदली है, यहाँ से बाहर निकलना बेहद खतरनाक है। यहाँ भाग पाना बेहद मुश्किल भी है। सेंटर खतरनाक जानवरों से घिरा एक किला है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो आप जान लिया कि ट्रंप का ये डिटेंशन सेंटर कितना खतरनाक है और इसमें अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को रखने का प्लान है। इसी बात को लेकर मानवाधिकार के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने सवाल उठाए हैं। मानवाधिकार उल्लंघन की आशंका यहाँ न्यूनतम सुविधाएं होनी और सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक है। सरकार पर खौफ फैलाने का भी आरोप लग रहा है। इस डिटेंशन सेंटर का फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल ने एक्स पर एक वीडियो भी डाला है। ये दिखने में कैसा है, इस तस्वीरों से आपको साफ पता चल जाएगा। तो मगरमच्छों की भरमार है इस डिटेंशन सेंटर के आसपास और बेहद दलदली जमीन है। यहाँ पर आसानी से लोग जो हैं भाग नहीं सकते। ये दलदली जमीन है, एलिगेटर्स हैं, खतरनाक जानवर हैं और इसी के इर्द गिर्द ये पूरा डिटेंशन सेंटर अमेरिका बनाने की तैयारी में है, जिसको लेकर अब मानवाधिकार जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो सवाल उठा रहे हैं।
अगली खबर, कथावाचक बनाम ब्राह्मण मामले में पुलिस का एक्शन। भड़काऊ पोस्ट को लेकर 11 यूट्यूबर्स अब गिरफ्तार हुए हैं। इटावा जिले के सेफई समेत कई इलाकों में गिरफ्तारी हुई है। 11 आरोपियों पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। सोशल मीडिया के जरिए सौहार्द बिगाड़ने का उन पर आरोप भी लगा है। तो भड़काऊ पोस्ट पर 11 यूट्यूबर्स को पुलिस ने पकड़ा है। कथावाचक बनाम ब्राह्मण मामला है ये, और इसको लेकर पुलिस अब एक्शन में आई है। और इस बीच शास्त्री लवली यादव, कथावाचिका शास्त्री लवली यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने क्या कहा है, सुन लेते हैं। हम ब्रह्म यादवों ने तो इनकी पूजा करके इनके भाव खराब किए हैं, इनका दिमाग खराब किए हैं। अब हम खुद खुल के कहते हैं, खुल के विरोध करते हैं। कोई भी जितने हमारे भाई हैं, कोई भी इन्हें ब्राह्मण अपने घर पे ना बुलाए, कोई इनसे कथा ना करवाए, कोई इनसे हवन ना करवाए, बिल्कुल इनको त्याग दीजिए। और इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। और अब आपको बताते हैं कि कथावाचक का यह मामला क्या है और ये विवाद कैसे आगे आया है। तो इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे। 21 जून को इटावा में भागवत कथा हुई। ब्राह्मण बहुल गांव दादरपुर में ये आयोजन हुआ। कथावाचकों पर आयोजकों को शक हुआ। आयोजकों ने पहचान पत्र मांगा। पहचान पत्र ने यादव सरनेम सामने आया और फिर इसके बाद पहचान पत्र में जब ये सरनेम सामने आया तो ये पूरा विवाद फिर खड़ा हो गया। तो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा मामला बड़ा विवाद बना है। और अब इस सदी का सबसे बड़ा इंटरव्यू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला से बात की है। पीएम से बातचीत में शुभांशु ने क्या क्या कहा, आइए सुनते। आप आज मातृभूमि से, नमस्कार, भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों के विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। धन्यवाद प्रधानमंत्री। आप अंतरिक्ष में कई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं,
क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आने वाले समय में एग्रीकल्चर या हेल्थ सेक्टर को फायदा पहुंचाएगा? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने 7 यूनिक एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए जो कि मैं अपने साथ स्टेशन पे लेके आया हूं। और पहला एक्सपेरिमेंट जो मैं करने वाला हूं, जो कि आज ही के दिन में शेड्यूल्ड है, वो है स्टेम सेल्स के ऊपर। अंतरिक्ष में आने से क्या होता है कि ग्रेविटी चूंकि एब्सेंट होती है तो लोड खत्म हो जाता है, तो मसल लॉस होता है। तो जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो ये देख रहा है कि क्या कोई सप्लीमेंट दे के हम इस मसल लॉस को रोक सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन धरती पे भी है कि जिन लोगों का मसल लॉस होता है ओल्ड एज की वजह से, तो उनके ऊपर ये सप्लीमेंट्स यूज किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली वहाँ यूज हो सकता है। साथ ही साथ जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो माइक्रो एल्गी की ग्रोथ के ऊपर। ये माइक्रो एल्गी बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। तो अगर हम इनकी ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ पे और ऐसा प्रोसेस इजाद करें कि ये ज़्यादा तादाद में हम इन्हें उगा सकें और न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर सकें, तो कहीं ना कहीं ये फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत काम आएगा धरती के ऊपर। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है स्पेस का वो ये है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत जल्दी होते हैं, तो हमें महीनों तक या सालों तक वेट करने की जरूरत नहीं होती। तो शुभांशु शुक्ला इस वक्त अंतरिक्ष में अपने मिशन पर हैं और आने वाले कई सालों की साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर रिसर्च वो शुरू कर रहे हैं। रिसर्च का मकसद अंतरिक्ष और पृथ्वी में जीवन के फर्क को समझना है। क्या क्या प्रयोग वो करेंगे, अब उसको भी समझ लेते हैं। रिसर्च नंबर 1, आसमान में क्या फसलें उगेंगी। 6 अलग अलग फसलों के बीज लेकर शुभांशु गए हैं। अगर वो अंकुरित हो जाते हैं तो भविष्य में स्पेस में फार्मिंग की संभावनाओं पर बात की जा सकती है। रिसर्च नंबर 2, काई का कमाल। 3 अलग अलग स्ट्रेन का परीक्षण कर रहे हैं। स्पेस में जिंदगी की खोज पर यह रिसर्च है, यानी कि एल्गीज पर यह रिसर्च होगी। रिसर्च नंबर 3, कौन सा जीव सर्वाइव करेगा। एक सूक्ष्म जीव पर भी टेस्ट होगा। जीव सर्वाइव करेगा तो जीवन का भी पता चल पाएगा। रिसर्च नंबर 4, मसल नुकसान को लेकर उसको क्या कैसे रोके। मांसपेशियों की कमजोरी का भी पता लगाएंगी, जैसा कि प्रधानमंत्री को खुद बता रहे थे कि जब मसल लॉस होता है उस पर भी वो रिसर्च करने वाले हैं और क्या खास सप्लीमेंट्स लेने की ऐसे में ज़रूरत होगी, इस पर भी रिसर्च होगा। रिसर्च नंबर 5, आंखों पर क्या असर होगा। आंखों के लिए रिसर्च, मूवमेंट और विजन पर रिसर्च वो करेंगे। रिसर्च नंबर 6, पोषण की ताकत। कुछ फसलों का अंकुरण होगा, फसलों का पृथ्वी और स्पेस पर फर्क कितना है ये भी उनके एक्सपेरिमेंट से पता चल पाएगा। तो इस पर सभी की नजरें रहेंगी। इस वक्त शुभांशु अपने मिशन पर हैं और लगातार वो ये सभी प्रयोग, ये सभी एक्सपेरिमेंट्स वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर करेंगे। बढ़ते आगे अगली खबर की तरफ। 42 साल की अभिनेत्री शेफाली जरीवाला, अचानक उनकी मौत की खबर आई है। उनकी मौत से हर कोई इस वक्त सदमे में है। ये कहा जा रहा है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, लेकिन अभी तक सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। कई सवाल हैं जो उनकी मौत को लेकर उठ रहे हैं। एक तरह का सस्पेंस भी बना हुआ है। अब तक जो सामने आया है वो हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। चेहरे पर चमक और देखने में बिल्कुल फिट। जो भी शेफाली जरीवाला को जानता था वो यही कहता था कि बेहद खुशमिजाज और जिंदगी को अच्छी तरह से जीने की कला उन्हें पता थी। लेकिन अचानक 42 साल की उम्र में शेफाली की मौत की खबर आती है। शुक्रवार रात करीब 10 बजे उन्हें मुंबई में अंधेरी के बिलेव्यू अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से शेफाली की मौत हुई, लेकिन मौत को इतने घंटे बीत जाने के बाद भी ना तो अस्पताल ने इस पर मोहर लगाई है और ना ही जांच एजेंसियों ने। इस बीच सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि वो पिछले 5 से 6 साल से एक इलाज करवा रही थी। सूत्रों के अनुसार शेफाली बीते 5 से 6 वर्षों से जवान दिखने के लिए एक विशेष उपचार ले रही थी। इस सिलसिले में वो एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करवा रही थी। ये ट्रीटमेंट आमतौर पर त्वचा को बेहतर और कम उम्र का दिखाने के लिए किया जाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली दवाओं में मुख्य रूप से विटामिन सी, ग्लूटाथियोन शामिल थे।
ग्लूटाथियोन एक ऐसी दवा है जिसे स्किन फेयरनेस और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। फिलहाल इस बारे में पुख्ता रिपोर्ट आने का इंतजार है। इस बीच बात यही चल रही है कि शेफाली को हार्ट अटैक आया था, लेकिन वो सामान्य था या वजह कुछ और भी सवाल है। क्या उन्हें कोई पुरानी बीमारी थी? क्या उन्हें इलाज मिलने में देरी हो गई थी? इन सवालों के बीच हमने शेफाली की सोसाइटी के गार्ड से बात की। गार्ड ने बताया कि शेफाली मैडम को अस्पताल ले जाने के बाद एक आदमी मोटरसाइकिल पर आया था। उनका दोस्त लग रहा था और उसने बताया कि मैडम नहीं रही। 1 बजे में कोई आया था उधर से, वो भी बुलेट से। बोले थे कि ये इसको जानते हो? तो मैं बोला हाँ, इसको तो मैं जानता हूँ। बोला डेट कर गया। तो मुझे मालूम चला कि वो डेट कर गया। तो मुझे तो कोई कन्फर्म नहीं है किसी, मतलब यहाँ से मुझे कहीं जाना ही नहीं होता है। गार्ड ने यह भी बताया कि शुक्रवार रात करीब 9 बजे शेफाली के पति पराग अपनी बाइक से घर पहुंचे और करीब 1 घंटे बाद शेफाली को अस्पताल ले जाया गया। फिर आपने फिर रात में क्या देखा? जब रात में वो मतलब उतरे, एक हल्ला कैसे मचा? वो निकले एकदम से गाड़ी से? तभी कोई हल्ला नहीं मचा, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, नॉर्मल। मतलब कुछ पता नहीं चला क्या किसको क्या हुआ, मुझे कोई कन्फर्म नहीं। वहीं शेफाली के एक करीबी मित्र का कहना है कि वो अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखती थी, पार्टियों में भी बहुत संतुलित दिखती थी। It's a big shock to everybody. She was, I remember on a diet, वो कुछ खाते नहीं थे, कुछ पीते नहीं थे। Unbelievable that she's no more, you know. उनका वही फेस याद आ रहा है, उनका डॉल, I know she was a living doll, I think. She looked like a doll. सवाल यह है कि शेफाली की उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, अपने शोज और डांस के वीडियो डालती रहती थी। इंडस्ट्री में उनकी पहचान एक ग्लैमरस और स्वतंत्र सोच वाली महिला के रूप में रही। अचानक उनकी मौत हो जाती है, जो दुख देने के साथ हैरान करने वाली भी है और सवाल पैदा करने वाली भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो गुजरात के नवसारी जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 साल का एक बच्चा घर के सामने सड़क पर खेल रहा था और उसी दौरान एक कार के नीचे आ गया। गनीमत यह रही कि समय रहते चालक ने ब्रेक लगा दिया और बड़ा हादसा होते होते टल गया। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और इसी कहावत को एक बार सही साबित किया है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने, जिसमें एक कार के नीचे आने के बाद भी इस मासूम बच्चे की जान बच गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस सीसीटीवी वीडियो में दिखाई दिया कि करीब 2 साल का एक मासूम बच्चा घर के बाहर खेलते खेलते सड़क की तरफ जाने लगता है। इस बीच सामने से सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार आती है और बच्चे की तरफ बढ़ती है और बच्चे का सिर फॉर्च्यूनर के बोनट से टकराता है और वो कार के नीचे आ जाता है। जैसे ही बच्चा कार के नीचे आता है, तभी एक महिला दौड़ती और चिल्लाती हुई कार के पास पहुंचती है। महिला की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कार का ड्राइवर ब्रेक लगाता है। महिला झुककर बच्चे को देखने लगती है और फिर उसे सुरक्षित फॉर्च्यूनर कार के नीचे से बाहर निकाल लेती है। नवसारी की इस घटना में बच्चे की जान बच गई, लेकिन ये हमें एक बड़ा सबक देती है। ये घटना हमें सिखाती है कि सड़क पर बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है और हर माता पिता को घर के बाहर खेल रहे अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो तेज रफ्तार और लापरवाही अक्सर बड़े हादसों की वजह होती है, इसलिए हमें सड़क पर चलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, वरना आप भी जानलेवा हादसे का शिकार हो सकते हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में भी नजर आया है, जिसमें ई रिक्शा चालक की लापरवाही और एक बाइक सवार की तेज रफ्तार की वजह से दोनों की जान पर बनाई। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि गांव की एक सड़क पर ई रिक्शा जा रहा है, जिसमें पीछे एक और शख्स भी बैठा है। तभी बीच रास्ते में अचानक ई रिक्शा का ड्राइवर मुड़ने लगता है। इससे पहले कि वो मुड़ पाता, पीछे से तेज रफ्तार बाइक सवार आता है और ओवरटेक करने के चक्कर में ई रिक्शा के अगले हिस्से से टकरा जाता है। यह हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद बाइक सवार दूर जाकर गिरता है और ई रिक्शा बीच सड़क पर ही पलट जाता है और हादसे की ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं। ई रिक्शा और बाइक की जोरदार टक्कर के बाद वहां मौजूद कई लोग दौड़ते हुए आते हैं और सड़क पर गिरे दोनों लोगों को उठाते हैं। हादसे में ई रिक्शा चालक और बाइक ड्राइवर दोनों को चोट आई, जिनका स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी कर दी गई है।